जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि अगर कल झारखंड में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े तो उसको कितनी सीटें मिलेंगी। दोस्तों, 2019 और 2024 में जेएमएम के साथ मिलकर कांग्रेस ने 16-16 सीटें जीती, दोनों बार 16 सीटें जीती। लेकिन अकेले कितनी सीटें ला सकती है, अनुमान लगाइए, बताइए। शायद 5, 6, 7, 8। और ये वो कड़वा सच है जिसको कांग्रेस के नेता जानते हैं लेकिन कहते नहीं है। जेएमएम भी यह बात जानता है और इसलिए असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, क्योंकि कांग्रेस 2 सीटें 3 सीटें दे रही थी। और ये एक संयोग नहीं है, सिर्फ ये भविष्य के लिए एक मैसेज है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड में कांग्रेस का असली फ्यूचर क्या है। 2029 में जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा, और अगर टूटा तो सबसे ज्यादा नुकसान इसमें किसका होगा। दोस्तों, आइए पहले नंबर्स देख लेते हैं, क्योंकि राजनीति में आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। नवंबर 2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ और नतीजे देखिए। जेएमएम 34, कांग्रेस 16, आरजेडी 4, सीपीआई एमएल यानी माले 2। महागठबंधन की कुल सीटें थी 56, 81 सीटों की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 41 यानी 41। जेएमएम अकेले 34 सीटें ले आया, यानी बहुमत से सिर्फ 7 दूर। कांग्रेस 16 लाई। 2019 में भी जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन था और तब भी कांग्रेस को 16 सीटें ही मिली थी, जबकि जेएमएम को 30 सीटें मिली थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम की सीटें 30 से बढ़कर 34 हो गई, जबकि कांग्रेस 16 की 16 ही रह गई। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ये सीटें कांग्रेस की ताकत से आई हैं या जेएमएम की छाया में रहकर उसको ये सीटें मिली हैं। कांग्रेस की ज्यादातर सीटें वहां से आई हैं जहां जेएमएम का भी स्ट्रांग होल्ड है, यानी आदिवासी और अल्पसंख्यक जहां ज्यादा संख्या में है, कांग्रेस वहीं जीती है और जेएमएम का आधार भी यही है। तो कांग्रेस और जेएमएम को अगर देखें तो मोटे तौर पर दोनों का बेस एक जैसा है और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं कई जगह पर। लेकिन कई जगहों पर कांग्रेस को शहरी, सवर्ण और ओबीसी वोटरों का फायदा भी मिलता है। तो अब देखते हैं कि बिहार में क्या हुआ था। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा। 61 सीट्स पर कांग्रेस ने बिहार का चुनाव लड़ा और जीती कितनी? सिर्फ 1 सीट। 61 में 1। तो यह कांग्रेस की हालत है, देश भर में ऐसी ही होती जा रही है। और इसी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मन में एक सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेस से हमें फायदा नहीं हो रहा तो हम उनको सीटें क्यों दें ज्यादा। दोस्तों, जेएमएम ने 2024 का चुनाव 43 सीटों पर लड़ा था। 43 सीट्स पर जेएमएम ने चुनाव लड़ा और 34 सीटें जीती, यानी 34 आउट ऑफ 43, यानी सिर्फ 9 सीटों पर जेएमएम को हार मिली है। ये करीब करीब 80% का 80% का स्ट्राइक रेट है। और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा है? कांग्रेस ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इन 30 सीटों में 2 जगहों पर उसका आरजेडी के साथ दोस्ताना मुकाबला हुआ। दोस्ताना ही कहते हैं उसको। और इन 30 सीटों में कांग्रेस को मिली 16 सीटें। स्ट्राइक रेट रहा 50 से कुछ ही परसेंट और स्ट्राइक रेट रहा 50% से थोड़ा सा ज्यादा। 14 सीटों पर उसके उम्मीदवार हार गए। अब सोचिए कि इन 14 सीटों में से अगर 10 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पास रखकर लड़ा होता तो क्या होता? क्या हेमंत सोरेन अकेले दम पर बहुमत नहीं ले आते? अभी भी वे तो अकेले बहुमत से सिर्फ 7 सीटें दूर हैं। तो अगर वे 43 की जगह 53 सीटों पर लड़ते, 55 सीटों पर लड़ते तो क्या होता? दोस्तों, 2026 के मार्च के महीने में एक ट्विस्ट आया। जेएमएम ने घोषणा कर दी कि वह असम में अकेले चुनाव लड़ेगा। 21 सीटों पर उसने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। इसके पहले जेएमएम ने कांग्रेस से अलायंस की बात की थी, सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने भाव नहीं दिया। वह 2-3 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। हालांकि जब
हेमंत सोरेन गए असम में सभा की, कांग्रेस के अध्यक्ष दौड़े दौड़े आए असम के, लेकिन कोई फैसला, कोई नतीजा नहीं हुआ। तो जेएमएम ने उन सीटों पर ध्यान देना शुरू किया जहां टी ट्राइब्स और आदिवासी समुदाय के वोटर्स हैं। वहां से झारखंड का कनेक्शन है, लगाव है और एक अपनापन है। तो दोस्तों, ये सिर्फ असम की बात नहीं है, यह 2029 के झारखंड के चुनावों का एक ट्रेलर है। तो आइए अब मैं आपको 3 वैसे कारण बताता हूं जो झारखंड में कांग्रेस को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है नेतृत्व का संकट, लीडरशिप क्राइसिस। झारखंड कांग्रेस में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसे देखकर कोई आम झारखंडी, कोई आम वोटर कहे कि हां, यही मेरा नेता है। उल्टे जितने बड़े नेता माने जाते हैं उनकी आपस में पटती नहीं है, सब एक दूसरे का पैर खींचने में लगे रहते हैं। पूरा संगठन कागज पर चल रहा है, ऐसा कांग्रेस ही आरोप लगा रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन का नाम आज झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जब कांग्रेस का नाम लो तो किसी का चेहरा, किसी का अक्स उभर कर सामने नहीं आता। एक चेहरा जरूर आता है कांग्रेस से सामने, लेकिन नेता के रूप में नहीं, कॉमेडियन के रूप में। मैं नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे। हाँ जी, हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। तो दोस्तों, असम के चुनाव में हेमंत सोरेन ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया, दोनों पर हमला भी बोला, जबकि कांग्रेस झारखंड में उनकी साझीदार है। और जब इस बारे में झारखंड की राजधानी रांची में मीडिया वालों ने जेएमएम के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछा, तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस की तुलना करते हुए बीजेपी और कांग्रेस की तुलना की, बीजेपी को गिरगिट बोला और कांग्रेस को सांप, और वो भी जहर वाला। उसके अगले ही दिन कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और झारखंड के अफसरों को कहा कि वे माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सब पर सवाल उठाया। प्रदीप यादव ने आरोप लगा दिया कि गोड्डा पुलिस बालू से कम हर दिन 28 लाख रुपए की अवैध वसूली कर रही है। ये सारे विभाग, माइनिंग हो या कानून व्यवस्था का मामला हो, ये सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा है और ये सीधे उन पर हमला है, जैसा सरयू राय ने भी कहा था। तो सरयू राय का इशारा यह था कि जब कांग्रेस से आपकी नहीं बन रही है, कांग्रेस परेशानी खड़ी कर रही है, तो आप अलग हो जाइए, हम समर्थन दे देंगे, अपनी सरकार चलाइए। लेकिन सरयू राय ने लगे हाथों ये भी कहा था कि ये लोग अलग नहीं होंगे, बाद में कह देंगे कि हम लोग समझौता हम लोगों में हो गया और सरकार चलती रहेगी। तो सरयू राय बेसिकली ये इशारा करना चाह रहे थे कि सत्ता की मलाई भी चटाओ और फिर आरोप भी सहो, तो इससे अच्छा है कि अपनी सरकार बनाओ, इनको दफा करो। तो ये सब चल रहा था कि प्रदीप यादव ने एक बम फोड़ दिया। प्रदीप यादव ने गोड्डा में बालू के अवैध रूप से खनन का आरोप लगाया और कहा कि इससे रोज 27,75,000 रुपए की उगाही हो रही है, और इस तरह से उन्होंने सरकार को घेरा। हालांकि प्रदीप यादव राजद कोटे के जो मंत्री हैं, उद्योग और श्रम मंत्री संजय यादव, उनसे स्कोर सेटल करना चाह रहे थे। इसके जवाब में संजय यादव ने खुली चुनौती दे दी और कहा कि इसकी हाई लेवल जांच करा लीजिए, अगर मेरा नाम आता है तो मैं तत्काल रिजाइन कर दूंगा। तो जेएमएम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस आरजेडी के साथ और जेएमएम के साथ, ये सब आपस में ऐसा उलझ रहे हैं कि लग रहा है कि कोई मकड़ी का जाला बन रहा है और सब एक दूसरे को बुन के उसमें फंसाने के चक्कर में है। तो ये टकराव गठबंधन के भीतर बढ़ती हुई अविश्वास की भावना का संकेत माना जा रहा है और इसीलिए चर्चा हो रही है कि राज्यसभा चुनाव के समय या उसके बाद सरकार पर असर पड़ सकता है। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले रांची आए थे। उन्होंने कह दिया कि झारखंड में परिसीमन होना है, सीटें बढ़ने वाली हैं और अगर अलायंस में हमको ठीक ठाक सीटें नहीं मिलती हैं तो हमारे कार्यकर्ता अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करें, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। और उधर जेएमएम के महासचिव हैं विनोद पांडे, उन्होंने कह दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर आगे बढ़ेगा। और दोस्तों, जो पार्टी नेशनल पार्टी बनना चाहती है वो कब तक किसी दूसरी पार्टी की बैसाखी लेकर चलेगी। तो दोस्तों, समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की आपसी खटास क्या मधुर होगी या सब एक दूसरे पर बोझ बन जाएंगे। परिसीमन होना है और परिसीमन के बाद राजनीतिक हालात पूरे 360 डिग्री बदल जाएंगे।
तो ऐसे में देखना है कि हेमंत सोरेन ये जो गठबंधन की खटास का बोझ है उसको क्या अगले चुनाव तक अपने कंधों पर उठाए रहते हैं, या उसके पहले ये बोझा फेंक कर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, या कोई नया अलायंस बनाते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जेएमएम की नजर जयराम महतो पर है और आरजेडी और दूसरे छोटे दलों के साथ मिलकर अगले चुनाव के लिए कोई रणनीति बन सकती है। तो दोस्तों, आप अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये गठबंधन 2029 के चुनाव में भी कायम रहेगा, या फिर ये गठबंधन टूटेगा और कोई नया गठबंधन बनेगा, कोई नई सरकार बनेगी जिसका अगुवा तो जेएमएम ही रहेगा, हेमंत सोरेन ही रहेंगे, लेकिन अलायंस के पार्टनर खास करके कांग्रेस उसमें नहीं रहेगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।